ओके, लास्ट वीक में हमने वर्बल सेक्शन कंप्लीट कर लिया। उसमें सर यामीन ने वर्बल के तीनों जो सब सेक्शन थे उनको डिस्कस किया था, जो क्वेश्चन टाइप्स थी। और एनालिटिकल राइटिंग को भी हमने कंप्लीट कर लिया। अब क्वांट के कुछ सेक्शंस या कुछ टॉपिक्स हमारे रह गए हैं, उनको हम इस वीक में कोशिश करेंगे कवर करके। तो मोस्ट प्रोबेबली इस वीक के एंड पे हमारा ये सेशन क्लोज हो जाएगा। अगर कुछ क्वेरीज हों आप लोगों की तो वो आप बता सकते हैं, फिर हम एक वीक इसको एक्सटेंड भी कर सकते हैं। नेक्स्ट वीक में फिर हम उन क्यूरीज को एड्रेस करके तो सेशन क्लोज कर देंगे। तो आज हमने प्रोबेबिलिटी डिस्कस करनी है। तो आप में से जिस जिसने प्रैक्टिस की हुई है प्रोबेबिलिटी की या उनको आइडिया है वो मेरे साथ चलेंगे। मैंने जस्ट एक दफ़ा गो थ्रू किया है, सरसरी था, तो बाकी हम डिस्कस करते हैं। सर जुल्फ़कार हमारे साथ मौजूद हैं। तो ही इज़ द मोस्ट सीनियर पार्टिसिपेंट इन आवर क्लास, एंड ये मैथमेटिक्स में काफ़ी अरसे से टीचिंग भी कर रहे हैं। माशाल्लाह इनका बड़ा एक्सपीरियंस है। तो ये सर आप भी ऐड कीजिएगा जहाँ पे हमें कोई इशू आए। चलें, स्टार्ट करते हैं कि प्रोबेबिलिटी होती क्या है। कोई डिफाइन कर सकता है कि प्रोबेबिलिटी को आम सिंपल वर्ड्स में हम क्या कह सकते हैं कि प्रोबेबिलिटी किसको कहते हैं? कोई भी। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू सर कासिम, आपने मुझे वालेकुम इनवाइट सलाम। किया। बट मैं चाहूंगा कि बाकी लोग भी ना बोलेंगे तो फिर उसके अंदर ऐड करने जब आप बंदा करता है तो वो जरा ज्यादा बेहतर आंसर आ जाता है। बाकी लोग भी पार्टिसिपेट करें, अपना व्यू दें जी बेशक, बिल्कुल। जैसा भी उनका व्यू है। सर रमज़ान ने चैट में बताया कि ये पॉसिबिलिटी होती है किसी भी इवेंट या सिनेरियो के अकर होने की। बिल्कुल सर। मतलब चांसेस हम कहते हैं कि जिस तरह आम लफ्जों में हम कहते हैं कि कितना परसेंट चांस है कि आज बारिश होगी, तो आप उसको प्रोबेबिलिटी के केस में ऐसा कह सकते हैं कि कितने परसेंट प्रोबेबिलिटी है या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि आज बारिश होगी। सिंपल वर्ड। अब किसी सिंगल इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास जो फॉर्मूला है, पी से प्रोबेबिलिटी को हम डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ, आप कह लें कि फेवरेबल आउटकम्स और टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज। ये जनरल सा फॉर्मूला है कि हम किसी भी इवेंट के बारे में अगर कैलकुलेट करना चाहें कि उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, तो हम इसको यूज़ करते हैं। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पे एक एग्जांपल लेते हैं कि हमारे पास ये एक बॉक्स है जिसमें आप बॉल्स कंसीडर कर लें या कोई भी चीज़ कंसीडर कर सकते हैं। कि आप इनको कह लें कि ये बी से ब्लैक कर लेते हैं कि ये ब्लैक बॉल्स हैं और ये ग्रीन बॉल्स। ठीक है। अब इसमें ब्लैक बॉल जो है वो 3 है, ग्रीन बॉल्स 5 है। अब आपने एक रैंडम बॉल इसमें से चूज करनी है, तो उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि वो बॉल जो है ब्लू होगी? ठीक है। तो अगर आपसे इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक बॉक्स है उसमें टोटल 8 बॉल्स हैं जिसमें से 3 ब्लू और 5 ग्रीन है। आप प्रोबेबिलिटी बताएं कि आपने जो एक रैंडम बॉल चूज करनी है कि वो ग्रीन होगी या ब्लू होगी। चलें ब्लू कंसीडर कर लेते हैं। तो ब्लू के केस में देखें कि टोटल ब्लू बॉल्स कितनी है? 3 है ना। अगर हम वैसे रैंडमली पिक करते हैं बगैर देखे, तो चांस है कि हम 3
चांस बन सकते हैं कि हम ब्लू बॉल को पिक करेंगे, मतलब बॉल ही तीन है। ठीक है, अगर दो होती तो चांसेस होते कि हम दो चांसेस होते डिफरेंट, कि या तो हम इस बॉल को चूज करते या इसको करते। अब तीन है तो तीनों में से कोई भी एक चूज कर सकते हैं। तो ये जो फेवरेबल आउटकम हमने कहा, ये इस चीज को डिनोट करता है कि पॉसिबल फेवरेबल आउटकम्स कितने हैं। यहाँ पे अब ब्लू बॉल के केस में वो तीन है। ठीक है, तो आप इसको थ्री लिखें और नीचे टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स है, कि मतलब आप फेवरेबल नहीं, अनफेवरेबल भी जो है। अब इस केस में ये अगर आप चूज करते हैं ब्लैक और ग्रीन बॉल, तो ये अनफेवरेबल है। तो फाइव चांसेस ये भी हैं कि आप इनमें से भी कोई चूज कर सकते हैं ना। तो टोटल आप ऐड करें तो ये एट बन जाते हैं, जो टोटल हमारे पास बॉल्स हैं। ठीक है, तो ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स हो सकता है, या आप बॉल पिकिंग को भी कह सकते हैं, कि आप कोई भी बॉल इसमें से चूज कर सकते हैं। वो आपके उस आप कह लें कि इवेंट के मुताबिक है या उसके अगेंस्ट है। उन दोनों को अगर आप ऐड करते हैं तो वो टोटल नंबर ऑफ इवेंट्स आ जाता है या पॉसिबल आउटकम्स आ जाता है। ठीक है, तो वो आपके पास एट आया। तो आपके पास ये प्रोबेबिलिटी आ गई इस केस में कि आपने जो रैंडमली एक बॉल पिक करनी है, अगर वो ब्लैक है तो उसकी पॉसिबिलिटी है या प्रोबेबिलिटी है 3/8 कि वो बॉल ब्लैक होगी। अगर इसी तरह ग्रीन के केस में देखें, तो हमारे पास ग्रीन क्योंकि फाइव बॉल्स हैं, तो जो फेवरेबल आउटकम्स भी हैं वो भी हमारे पास फाइव हो जाएंगी, कि उन पांच में से कोई भी एक बॉल हम पिक कर सकते हैं। और टोटल हमारे पास एट ही रहेगा, क्योंकि फेवरेबल और अनफेवरेबल टोटल हमारे पास एट है। तो इसकी पॉसिबिलिटी 5/8 है या प्रोबेबिलिटी 5/8 है। ठीक है, ये तो सिंगल हमने देख लिया, सिंपल सा, कि किसी भी एक इवेंट में हम देख सकते हैं या इस तरह सिनेरियो में देख सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है कि अगर एक से ज़्यादा इवेंट्स हों या चीज़ें हों, और उसमें से हमने पिक करना हो, कोई ग्रुप पिक करना हो, मतलब एक से ज़्यादा चीज़ें पिक करनी हो। यहाँ पे अब एक बॉल की बात हुई, अगर हम यहाँ पे दो बॉल्स की बात करें, कि हमने दो बॉल्स पिक करनी है और उनकी प्रोबेबिलिटी बतानी है कि वो दोनों बॉल्स या तो ब्लैक हों या ग्रीन हों, या आप इनका मिक्स भी कह सकते हैं कि एक ब्लू और एक ग्रीन हो। वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, अभी फिलहाल हम सिंपल देखते हैं कि हम दो बॉल्स पिक करें और वो दोनों ब्लैक हों। तो उसके लिए एक और कॉन्सेप्ट है कम्बिनेशन का, कम्बिनेशन टेक्निक भी कहते हैं इसको, और उसके थ्रू फिर आप कैलकुलेट करते हैं। अब कम्बिनेशन टेक्निक क्या है कि आप एक लार्जर ग्रुप में से एक स्मॉलर ग्रुप को अगर पिक करना चाह रहे हैं, और उसको पिक करने के लिए आपके पास कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है ऑर्डर की, कि आपने किस ऑर्डर में उसको पिक करना है। आप किसी भी ऑर्डर में अगर उसको पिक कर सकते हैं, जैसे इसमें है, अभी हमें कोई रैंडम रैंडम बॉल्स हमने पिक करनी है ना, कोई भी दो बॉल्स, तो आप वो पिक कर सकते हैं। तो आप कोई भी दो बॉल्स पिक कर सकते हैं, तो आपके पास ऑर्डर मैटर नहीं करता। तो आप कम्बिनेशन टेक्निक को यूज कर सकते हैं। ठीक है, कम्बिनेशन टेक्निक के लिए एक तो फॉर्मूला है, वो मैं इधर लिख देता हूँ। सी फॉर कम्बिनेशन है, एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर होल फैक्टोरियल। ठीक है, और ये एक फॉर्मूला है। अब एन फैक्टोरियल क्या है इसमें, ये टोटल नंबर ऑफ आइटम्स हो जाएंगे जो हमने पिक करने हैं उस ग्रुप में से। ठीक है, और आर जो है वो नंबर है, एक मिनट में इधर लिख देता हूँ। सर आर आई थिंक जितने हमने पिक करने हैं उसको शो करता है। एन जो है वो टोटल नंबर है। और ये फार्मूला थोड़ा सा बड़ा करके लेकिन ताकि और स्टूडेंट्स को भी सही नजर आए। अभी आपको नजर नहीं आ रहा?
सर ये मुझे तो बहुत नजर आ छोटा रहा है, नजर आ लेकिन रहा है। जी छोटा है, लेकिन और स्टूडेंट को शायद मसला हो। ये एन फैक्टोरियल डिवाइड बाई एन माइनस आर फैक्टोरियल एक इंटू मिनट, आर फैक्टोरियल, मैं थोड़ा दोबारा कर। कॉम्बिनेशन। जी सर। नहीं नहीं, सही नजर आ रहा, बस वो आप ऐसा करें, वो थोड़ा ड्रैग करके जूम कर लें। ओके। ये भी आपको फुल स्क्रीन पे नजर आ रहा है? जी जी, अभी सही है। ओके। जी सर, क्लियर है। अच्छा, एन हमने बताया टोटल नंबर ऑफ आइटम्स होगी। और ये सर माजिद, मेरे ख्याल में जो हम पिक करते हैं वो आइटम्स उनकी बात हो रही है ना। जैसे अगर हमने अब इस केस में अगर दो बॉल्स पिक करनी है तो मतलब उसका मतलब है कि एन टू होगा। नहीं सर, एन जो है वो टोटल है, आर कॉम्बिनेशन को शो करते हैं। अच्छा, आर उस कॉम्बिनेशन या उस ग्रुप को होगा जो हमने चूज करना है। जी जी सर। सही है। और आर जो हमने ग्रुप चूज करना होता है जब हमने कोई सिंगल सर आइटम चूज करना है ना, फिर तो सिंपल ये चीज, ये फॉर्मूला यूज होता है। जी सर। अच्छा, थोड़ा सा एक चीज ऐड करना है, ये एन फैक्टोरियल का भी स्टूडेंट्स को बता दें, हो सकता है कोई मैथ्स की बैकग्राउंड से ना होना सर, तो उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दें। जी जी, फैक्टोरियल को भी बयान करते हैं सर। जी सर। और इसी तरह एन माइनस आर दोबारा हम कर लेंगे वो, और उसका होल फैक्टोरियल। अच्छा, फैक्टोरियल किस चीज़ को कहते हैं? फैक्टोरियल जिस भी न्यूमेरिकल वैल्यू की हम अगर फैक्टोरियल लेना चाहें तो उसको तमाम वन से लेके तमाम नंबर जो उस नंबर तक जाते हैं उन तमाम का प्रोडक्ट होता है फैक्टोरियल। जैसे अगर आप टू का फैक्टोरियल लेंगे तो टू फैक्टोरियल का मतलब है टू इंटू वन। ठीक है, मतलब टू से छोटा एक ही नंबर है, वन से स्टार्ट करें अगर। इसी तरह थ्री फैक्टोरियल लेंगे तो थ्री से लेके वन तक आप तमाम नंबर्स को मल्टीप्लाई करेंगे। ये और इस तरह ये चलता जाता है। अगर आप टेन फैक्टोरियल लेंगे तो वन से टेन तक डिजिट्स को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो टेन फैक्टोरियल आ जाएगा। ठीक है, तो एन फैक्टोरियल का मतलब है एन की जो भी वैल्यू होगी, अब फर्ज कर लें वो टेन है तो आप टेन से वन तक मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी तरह आर फैक्टोरियल में जो आर होगा वो अगर कोई न्यूमेरिक वैल्यू है तो उसको हम इस तरह फैक्टोरियल ले लेंगे, और एन माइनस आर करके इसकी जो वैल्यू आएगी उसका फिर ये फैक्टोरियल होल का फैक्टोरियल होगा। ठीक है, तो ये एक कम्बिनेशन टेक्निक हमने बात की। अब इसमें ये जो फॉर्मूला है, कम्बिनेशन इज इक्वल्स टू एन फैक्टोरियल ओवर आर फैक्टोरियल इंटू एन माइनस आर फैक्टोरियल। अब हमने अगर दो बॉल चूज करनी है, ठीक है, और हम ये कह रहे हैं कि वो दोनों बॉल्स ब्लैक हों, तो हम उसको कैसे इसमें यूज करेंगे इस फॉर्मूला को? जी सर, जुल्फकार आप कुछ ऐड करना चाह रहे हैं? नहीं, एक्चुअल में वो मैंने अपना वो जो है ना राइटिंग पैड निकाला, तो मैं चेक कर रहा था कि ये सही लिख रहा है कि नहीं लिख रहा। अच्छा, थोड़ा सा मैं ऐड कर देता हूँ तो आप उसके साथ ना एक्सटेंड कर दीजिएगा। आप बिल्कुल ठीक बता रहे हैं। जी सर। यू आर डूइंग वेरी वेल। तो एक जो कंसेप्ट है मुझे बताइएगा वो मैंने भी क्लास ज्वाइन की थी, मैम आसिया हसन है उनके साथ ना, जी तो सर। थोड़ा बहुत मुझे अभी आइडिया के एक्चुअल में प्रोबेबिलिटी तो हर जगह ही होती है, तो मैं मुझे आपने गाइड करना है कि मैं इस कॉन्टेक्स्ट में ये हमारे सिलेबस में है कि नहीं, अगर मैं थोड़ा सा डेविएट कर दूं। अच्छा, उसमें एक कंसेप्ट है, जब आप चीजें पिक करते हैं ना, तो देखें, ये पेन कहाँ चला गया इसका? पेन कहाँ से मिलेगा इसका? ये है। ओके। नहीं, ये लाइन ग्राफ हो गया। इसका पेन कहाँ से पिक करते हैं बॉस? सर लेफ्ट साइड पे अगर आपको एक बार नजर आ रही हो इनकी जी जी, टूल्स वाली, आ रही है। एक उसमें आप अरेज, देखें ना, उसमें टॉप से जो है ना सेकंड नंबर पे ऑप्शन है पेन वाला। वहां तो अच्छा हाँ, वो सॉरी अरेजर आ गया था, ठीक है। अच्छा, एक चीज मैं बताता हूँ, देखें एक बैग है, ये काफी बड़ा हो गया। जी सर।
तो ये जस्ट ये सबको आता होगा, जस्ट एज ए रिफ्रेशर ना। चलें, एक कोई बैग है और इस बैग में ना बॉल्स पड़ी हुई हैं। ये रेड बॉल्स हैं। लेट मी वेरी सिंपल, एंड देयर इज सेकंड बैग एज वेल। यहाँ चले अभी एक ही बैग पे रहते हैं, मेक इट वेरी सिंपल। तो एक बॉक्स है हमारे पास। अब उस बॉक्स में सपोज ये बॉल्स पड़ी हैं, रेड, रेड और रेड। तो इसमें एक आइडिया है, वो मैं चाहता हूँ वो हम थोड़ा डिस्कस कर लें, स्पेशली जो कि नॉन मैथमेटिकल बैकग्राउंड के, उनके पॉइंट ऑफ व्यू से। अब अपने प्रोबेबिलिटी अभी आपने कासिर ने बहुत अच्छा एक्सप्लेन कर दिया। अब आपने एक रेड बॉल निकालनी है, तो टोटल रेड बॉल 3 है। तो एक रेड बॉल की जो प्रोबेबिलिटी होगी वो 1/3 होगी, ठीक है ना। ये तो ये प्रोबेबिलिटी अभी हमने डिस्कस कर दी। अच्छा, अब हमने सपोज हमने प्रोबेबिलिटी में 2 रेड बॉल्स निकाली, उनकी क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो हम क्या करेंगे कि उसमें अब 2 कंसेप्ट हैं, वो मैं चाह रहा था थोड़ा सा हम डिस्कस करें। तो अगर 2 बॉल्स निकालते हैं, वन आफ्टर अनदर, तो प्रोबेबिलिटी क्या होगी, पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/3 होएगी, और दूसरे की क्या प्रोबेबिलिटी होगी बॉस, कोई बताएगा आप में से। 2/3 सर। सॉरी, पहले की प्रोबेबिलिटी 3/3 होगी, और दूसरे यस की, दूसरे की क्या होगी। सर, आउट ऑफ 3 हम सेलेक्ट करते हैं ना सर, तो 2/3 सर। जी, 2/3 होगी, ठीक हो गया। तो 2/3 क्यों होगी बॉस, 3/3 क्यों नहीं होगी। कोई, अब जी कोई बताएगा सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। पहले की तो 3/3 है, सेकंड की क्या होगी, तो बताएगा आप में से। प्लीज जरा हमने इंटरेक्टिव हो गए, ये फ्रेंडली माहौल में चलना है। मुझे भी प्रोबेबिलिटी नहीं आती, आप समझे, मुझे भी नहीं आती, ठीक है। आप बताएं कि पहली मैं दोबारा पढ़, क्योंकि ये कंसेप्ट हम हमने समझना है। तो सिंपल सा कंसेप्ट है, जस्ट डिस्कस करेंगे तो अच्छा समझ में आ जाएगा। तो देखें, इसमें 3 बॉल्स हैं, या चले वो थोड़ा सा इसको और चेंज करते हैं, लेट मी चेंज इट। इसमें 3 बॉल्स हैं, 2 रेड हैं और एक ग्रीन है। 2 रेड हैं और एक ग्रीन बॉल है, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, कासिम, कलर भी कर दिया आपने। तो अच्छा, मुझे कोई बताएगा रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है, दोबारा बताएं जी। दो बॉल, मैंने 2 बॉल्स निकालनी है, 2 बॉल्स। तो पहली रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी क्या होगी। टू टू बाई टू थ्री बाय बाई सर। थ्री 2/3, वेल डन जी, बिल्कुल ठीक है। अब इसके बाद एंड, जब भी बीच में एंड आएगा ना, जब बोलेंगे द फर्स्ट बॉल एंड द सेकंड बॉल, एंड में ना मल्टीप्लाई करेंगे। तो अब सेकंड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। 1/3। 1/3 जी, कोई बताएगा ये 1/3, कोई किसी और का कोई आंसर। सब ऑल पीपल एग्री विद दिस, सेकंड की यही प्रोबेबिलिटी है 1/3, क्योंकि फर्स्ट पे सबने एग्री किया कि 2/3 है, लेकिन अभी किसी एक ने बताया कि 1/3 है। बाकी सब कहते हैं प्रोबेबिलिटी सेकंड बॉल की 1/3 है। जी ऐसे ही लग रहा है। सर, अगर विद रिप्लेसमेंट होगा तो 1/3 हो जाएगा, अगर विदाउट रिप्लेसमेंट होगा तो फिर 1/2 हो जाएगा। जी, तो अच्छा अच्छा देखें, बिल्कुल यू आर राइट, एक्सीलेंट। देखें, इसमें 2 केसेस हैं। जैसे हम घरों में कमेटी नहीं डालते। अच्छा, अगर कमेटी डालें, तो सपोज एक रेड वाले की, रेड की आ गई है, तो वो 2 रेड बॉल्स हैं, टोटल 3 हैं। तो जब दूसरी रेड बॉल निकालेंगे, तो देखिए ना, एक रेड बॉल तो आ गई ना, अगर आपने उठा के इस रेड बॉल को पकड़ा और चेक किया, एक तो ये बाहर आ गई ना, ये तो बाहर आ गई है। तो पीछे टोटल कितनी बॉल्स रह गई। जब एक रेड बॉल को हमने चेक कर लिया, उसकी प्रोबेबिलिटी 2/3 आ गई है, उसको उठा के बाहर रख दी है। अब रेड बॉल की क्या प्रोबेबिलिटी है। 2/3 जी, है जो निकाल दिए। जी नहीं, देखें, ये बाहर आ गई ना, तो पीछे जी जी, टोटल मैं कितनी उसी की बॉल, बता रहा पीछे टोटल रह गई 2 बॉल्स, हूँ। और उन 2 में से एक रेड है, तो ये प्रोबेबिलिटी होगी सेकंड बॉल की प्रोबेबिलिटी 1/2, ओवर 2। ठीक है ना। तो ये अब इनको जो मल्टीप्लाई करेंगे, ये टोटल प्रोबेबिलिटी आ जाएगी 2 बॉल्स की, कि अगर आप रेड बॉल्स निकालते हैं।
दोनों रेड बॉल्स हैं। तो ये एक बिल्कुल हमारी हमारी डेली लाइफ में एक कंसेप्ट चलता है। जब आप घर में ना, कराची में पता नहीं, इसको कराची वाले लोग उसको बीसी बोलते हैं, हमारे यहाँ शायद पंजाब में कमेटी बोलते हैं। जब पैसे नहीं डालते हैं तो कमेटी, उसमें फिर आप ड्रॉ करते हैं, एक बंदे की कमेटी निकलती है, जिसकी निकल जाती है वो बाहर हो जाता है, वो पेमेंट तो करता है लेकिन उसकी दोबारा कमेटी नहीं निकलती। बिल्कुल यही कंसेप्ट यहाँ पर भी है। इसको ये टेक्निकल लैंग्वेज में विदाउट रिप्लेसमेंट कहते हैं लोग। तो ये वर्ड, अच्छा अब ये तो हो गया ये वाला। लेकिन कुछ केसेस में हम वो बॉल जिसकी प्रोबेबिलिटी हमने पहले चेक कर ली है उसको बाहर नहीं निकालते, वापस रख देते हैं बॉक्स के अंदर। तो अगर वापस रख देंगे तो फिर टोटल बॉल अभी भी 3 है, क्योंकि आपने चेक करके पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी निकाली, चेक की, और चेक करने के बाद बॉल को वापस रख दिया, तो पहली बॉल की प्रोबेबिलिटी 2/3 है। तो अब जो बॉल वापस रख दी है तो अभी भी टोटल बॉल 3 होंगी, क्योंकि आपने बॉक्स में से निकाल के वापस रख दी है। तो अब टोटल बॉल रेड अभी भी 2 है। तो उस केस में ये प्रोबेबिलिटी ये सच निकलेगी। तो ये एक डिफरेंस हमने ना याद रखना है कि आपने जब जब आप एक से ज्यादा चीजों को पिक कर रहे हैं, 2 आइटम पिक कर रहे हैं, 3 कर रहे हैं, तो आपने ये ख्याल रखना है कि वो जो चीज पिक कर रहे हैं क्या हम वो वापस भी रखेंगे कि नहीं। उसको उठा के बाहर तो नहीं रख देंगे, अगर बाहर रख देंगे तो टोटल जो चीजें होंगी उनमें भी एक कम आएगा, और इस तरह ऊपर जो नंबर आएगा उसकी उसमें भी चेंज आएगी। तो ये आपने ख्याल रखना है। और इसको टेक्निकल लैंग्वेज में लोग विद रिप्लेसमेंट, अगर आपने बाहर रख दिया है तो उसको बोलते हैं विदाउट रिप्लेसमेंट, शॉर्ट में लिखते हैं WOR। और अगर आपने चेक करके वापस रख दी है तो उसको बोलते हैं विद रिप्लेसमेंट, WR। तो ये आपने जब क्वेश्चन करेंगे तो उन क्वेश्चन में हमने ये नोट करना है कि विद रिप्लेसमेंट हो रही है। और ये कब होगा, जब आपने एक से ज्यादा दफा पिक करना है। अगर एक सिंगल चीज पिक करनी है उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है बस, उसमें ये इश्यू नहीं है। जब आपने 2 चीजों की प्रोबेबिलिटी निकालनी है या 2 से ज्यादा, तो ये प्रॉब्लम आएगा। तो उस टाइम अपने ख्याल रखना। थैंक यू सो मच, आप कंटिन्यू करें सर कासिम। ओके सर। अच्छा, ये विद और विदाउट रिप्लेसमेंट का कॉन्सेप्ट था। तो ये भी क्वेश्चन में अगर मेंशन हो कि हमने कोई चीज़ पिक करनी है वो, और उसमें मेंशन हो कि विद रिप्लेसमेंट या विदाउट रिप्लेसमेंट है, तो तब हम ये देख के करते हैं कि हमने वो चीज़ दोबारा ऐड करके प्रोबेबिलिटी निकालनी है सेकंड की, या उसके बगैर निकालनी है। अच्छा, एक और इसमें कॉन्सेप्ट है कॉम्प्लीमेंट का। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट का एक फॉर्मूला भी है, जिसके तहत फिर हम शॉर्टकट मेथड से कुछ क्वेश्चन सॉल्व भी करते हैं। तो कॉम्प्लीमेंट का मतलब है ऑपोजिट के, जैसे हम कहें कि किसी एक चीज या इवेंट के हैपनिंग की या अकर होने की कोई एक प्रोबेबिलिटी है, तो उसका कॉम्प्लीमेंट उसका ऑपोजिट होगा। जैसे हम ये कहते हैं कि इवेंट, आप कोई इवेंट कंसीडर कर लें, ठीक है, फर्ज कर लें उसको हम ए कह देते हैं। अब इसको, इस इवेंट के हैपन होने की जो भी प्रोबेबिलिटी है उसे हम P × A लिख सकते हैं। ठीक है, अब इसका ऑपोजिट क्या होगा कि ये इवेंट हैपन ही ना हो। ठीक है, अगर हैपन होने की प्रोबेबिलिटी P × A है, तो इसको, अगर ये हैपन नहीं होता तो वो इसका ऑपोजिट होगा, उसे हम कॉम्प्लीमेंट कहते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में। और ये एक इसमें ट्रुथ है प्रोबेबिलिटी में कि किसी भी इवेंट की हैपनिंग की और उसके अकर ना होने की प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ नॉट अकर या हैपनिंग। ठीक है, तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी वो इक्वल टू 1 होगी हमेशा। ठीक है, किसी एक इवेंट के हैपन होने और ना हैपन होने की प्रोबेबिलिटी अगर आप ऐड करेंगे तो वो इक्वल्स टू 1 होगी। जैसे हम फॉर एग्जांपल बारिश के हवाले से बात करें कि 70% चांसेस हैं या प्रोबेबिलिटी है कि कल बारिश होगी। ठीक है, अब दूसरी तरफ हम देखें कि अगर 70% चांसेस हैं कि बारिश होगी, तो बारिश ना होने के चांसेस कितने हैं, वो 30% होगी। तो 70 + 30 फिर 100% बन जाता है, उसे हम 1 कहते हैं प्रोबेबिलिटी के केस में। ठीक है,
तो इसको अब आप इस तरह भी देख सकते हैं कि अगर आप किसी केस की प्रोबेबिलिटी निकालना चाहते हैं, उसकी हैपनिंग या नॉन हैपनिंग की, और आपके पास इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दी हुई है उन्होंने, ठीक है, जैसे उन्होंने प्रोबेबिलिटी दी हुई है कि इस इवेंट ए की प्रोबेबिलिटी अकर होने की फर्ज कर लें 3 है, ठीक है, और आपने ये निकालनी है, तो आप जस्ट ये फॉर्मूला यूज करके कि उसके कितने परसेंट चांसेस हैं या कितनी प्रोबेबिलिटी है कि वो अकर नहीं होगा केस, तो आप ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। इसको कॉम्प्लीमेंट टेक्निक कहते हैं। आप इसकी साइड चेंज करेंगे तो 1 - प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग हो जाएगा, या नॉट हैपनिंग ऑफ इवेंट ए, ठीक है, और आप इसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास ये वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ये नहीं दी हुई, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं। तो एक ये कॉन्सेप्ट है जो कि क्वेश्चंस में पूछा जाता है। इसके बाद एक कॉन्सेप्ट आ जाता है एक्सक्लूसिव इवेंट्स, और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, और म्यूचुअली अनएक्सक्लूसिव, आई थिंक। कि उसमें आप ये देखते हैं कि इवेंट्स जो है ना एक्सक्लूसिव हैं या इंक्लूसिव हैं, मतलब कि वो एक दूसरे पे डिपेंड कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जैसे अब सर ने बताया कि हमने 2 बॉल्स पिक करनी है, तो इस केस में भी आप देख सकते थे, अगर आप अलग-अलग उनको कंसीडर करें, आप बारी बारी अगर 2 बॉल्स को कंसीडर करते हैं, तो एक इवेंट को हम अगर कहें ए फर्ज कर लें, तो बॉल्स के केस में अगर हमने पहली बॉल पिक करनी है और वो हम कहते हैं ग्रीन होनी चाहिए, ठीक है, इवेंट ए ही है, और इवेंट बी में हम कहते हैं कि वो बॉल रेड होनी चाहिए, ठीक है। ये 2 इवेंट्स बताए हमें कि उस केस में अगर इसको कंसीडर कर लें कि कुछ बॉल्स हैं, इनमें से आप ये कह लें ग्रीन है, ये कह लें रेड है, अब आप इस केस में देखें कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का कॉन्सेप्ट कैसे होगा। कि आप अगर ये देखते हैं कि इवेंट ए के अकर होने से इवेंट बी पे अगर कोई असर हो रहा है, ठीक है, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, ठीक है, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, ठीक है। लेकिन अगर इवेंट ए के अकर होने से बी पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे और इंडिपेंडेंट इवेंट्स होंगे, ठीक है। सर सर कासिम ना, इसको मेरे ख्याल में वो जो आपकी वो है ना, इनकी बुक है ना, उस बुक से आप इसको करें ना, एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा अच्छा हो जाएगा, मेरा ख्याल है। तो मेरे ख्याल में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो रही है ना, वहाँ करें तो ज्यादा, ये मेरा सर व्यू है। बुक्स में जो है ना डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, मुझे टॉपिक हिस्सा मिला नहीं था किसी बुक में मैं जो। आसिया थी ना, उन्होंने पता नहीं कौन सी बुक रखी हुई थी, तो वो उसमें शुरू में ना वो टिप्स एंड ट्रिक्स पहले बताते थे, और साथ साथ हर टिप एंड ट्रिक के साथ ना एग्जांपल होती थी, 1-2 एग्जांपल, तो एक्सरसाइज पर एंड पे होती थी, वो मुझे लगा ज्यादा अपीलिंग था। एक तो सिलेबस का भी आइडिया हो रहा होता था, और उसकी जो डिफिकल्टी लेवल है उसका भी पता चल रहा था कि, क्योंकि जीआरई में ना वो इतना ज्यादा एडवांस लेवल पे नहीं जाता, क्योंकि क्वेश्चन शॉर्ट होते हैं, तो उसको टाइम को भी देखना होता है, तो क्वेश्चन वो उसको, बिल्कुल, ये वो मेरा सर opinion है। उन्होंने मैनहट्टन वाली भी शायद बुक्स कवर की है ना, तो वो बुक्स हमने इस कोर्स में नहीं पढ़ी, जो स्ट्रेटजीज गाइड है, तो वो हमने इसमें नहीं पढ़ी। वो 6 गाइड्स जो हैं वो उसमें शायद इसका जिक्र होगा प्रोबेबिलिटी का। हमने जस्ट बेसिक कॉन्सेप्ट्स वाली बुक पढ़ी थी, और उसके बाद हम डायरेक्ट ईटीएस के ऑफिशियल बुक्स पे आ गए थे। सर हमजा, आप इसको एक्सप्लेन कर दें अगर आपको इसमें वो लग रहा है, डिफरेंस लग रहा है। मेरे ख्याल में इसमें वाकई ये डिफरेंस है जो मैंने थोड़ा गलत बताया आप। जी सर, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स वो होते हैं जो बिल्कुल एक साथ अकर नहीं हो सकते। जैसे अगर एक इवेंट हो गया है, फॉर एग्जाम्पल जी हमने एक डाइस रोल किया, उसके ऊपर 6 आ गया, तो ये नहीं हो सकता कि उसी डाइस रोल में उसके ऊपर 5 भी आ जाएगा या कोई और नंबर भी आ जाएगा, यानी एक ही नंबर आएगा। तो बेसिकली ये होता है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, यानी एक इवेंट हो गया तो वो दूसरा अकर नहीं हो सकता उसके होते हुए।
जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं वो होते हैं कि जैसे एक इवेंट है वो दूसरे इवेंट को अकर होने पर इफेक्ट नहीं कर रहा। जैसे हमने डाइस रोल किया है, तो 2 बार हम डाइस रोल कर रहे हैं। पहली बार अगर 6 आया तो दूसरी बार 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा। ये पहली बार 6 आने के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये इंडिपेंडेंट है। लेकिन अगर हमने हमारे पास जैसे 2 रेड बॉल थी और एक ग्रीन बॉल थी, तो अगर हम पहली बार में ग्रीन बॉल पिक कर लेते हैं तो दूसरी बॉल में ग्रीन बॉल पिक होगी या नहीं होगी, तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स नहीं है, ये अब डिपेंडेंट हो गए हैं। तो बेसिकली ये फर्क है इंडिपेंडेंट इवेंट्स का और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स का। ठीक है, तो इस केस में अब ये जिस तरह ग्रीन और रेड बॉल्स हैं, अगर हमने दो बॉल्स पिक करनी है तो ये डिपेंडेंट इवेंट है। यस सर, इसके अंदर जो बेसिकली फर्क ये होता है, जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं ना बेसिकली, मैं इसको एक सेकंड यहाँ पे अनटेट कर देता हूँ। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनकी प्रोबेबिलिटी इस तरह कवर होती है, जैसे वो बिल्कुल अलग होते हैं, एक साथ ओवरलैप नहीं कर सकते। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनके अंदर ओवरलैपिंग हो सकती है आपस में। जैसे वो एक दूसरे को इफेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन उनके अंदर एक एरिया होगा जो आपस में ओवरलैप कर रहा होगा। यानी अगर हम बॉल्स पिक कर रहे हैं तो वो रेड रेड यानी सिर्फ रेड भी हो सकती है, ग्रीन ग्रीन सिर्फ ग्रीन भी हो सकती है, और रेड और ग्रीन भी दोनों भी हो सकती हैं। यानी अगर हम रेड बॉल पिक कर रहे हैं तो साथ दूसरी ग्रीन भी उसके साथ हो सकती है। तो ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव का मतलब ये है कि अगर हमने एक ग्रीन बॉल पिक कर रही है तो उसके साथ रेड आ ही नहीं सकती, तब वो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे। लेकिन अगर उसके साथ रेड आ सकती है तब वो इंडिपेंडेंट हो गए हैं, लेकिन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है। सही। और आपने अगर क्वेश्चन ट्राई किए हो तो उसमें ये कॉन्सेप्ट यूज हुआ है, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन जो आपने अगर प्रैक्टिस किए यस हैं। सर, ये होता है, कॉन्सेप्ट कवर होता है। जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स होते हैं उनके अंदर फिर हम जैसे और प्रोबेबिलिटी काउंट करते हैं, तो उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जीरो हो जाती है। और इसी तरह हम एज केसेस काउंट करते हैं तो उसके अंदर जो एंड की प्रोबेबिलिटी होती है वो हम जीरो ले लेते हैं। लेकिन जो इंडिपेंडेंट इवेंट होते हैं उनके अंदर जो एंड की प्रोबेबिलिटी होती है वो हम उसको जीरो नहीं लेते, वो कोई ना कोई वैल्यू होती है उसकी। ये इसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। जैसे प्रोबेबिलिटी हम फाइंड करते हैं ए और बी। मैं एक तो एग्जांपल लिख देता हूँ, आप उसके मुताबिक फिर इनको एक्सप्लेन करें। जी सर। अगर हम ये नंबर ले लेते हैं 2 4 6 7 9, ठीक है। अब इसमें एक इवेंट हम ले लेते हैं कि हमने ऑड नंबर पिक करना है, और दूसरा इवेंट है कि जो नंबर हमने पिक किया वो 5 से छोटा है। ठीक है सर, आप इसको एक्सप्लेन कर दें। जी, इसमें अब हमारे पास ऑड नंबर है वो 7 और 9 है। तो जब हम ऑड नंबर पिक करेंगे तो हमारे पास जो दूसरी सिचुएशन है कि वो 5 से छोटा हो, तो वो नहीं हो सकती, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। यानी अगर ऑड पिक करेंगे तो वो दूसरी सिचुएशन जो उसकी है कि वो 5 से छोटा भी हो, वो सिचुएशन नहीं हो सकती, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव हो जाएगा। लेकिन अगर इसी सिचुएशन में हमारे पास अगर 3 है, तो अगर हम 3 पिक करेंगे वो ऑड है और वो साथ में प्राइम भी हो, सॉरी, लेस देन 5 भी हो सकता है। अगर हम 3 पिक करेंगे तो वो ऑड भी होगा और लेस देन 5 भी होगा, तो ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं होगा फिर। यानी दोनों चीजें एक साथ अगर हो सकती हैं। और इसमें ही देखें कि अगर आप दोनों की प्रोबेबिलिटी इकट्ठे निकालना चाहें तो वो आपके पास जीरो आएगी, क्योंकि ये इकट्ठे पॉसिबल नहीं है। ऐसा ही है सर। जी एग्जैक्टली, इनकी जो अगर आप प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी होगी वो जीरो हो जाएगी। एंड प्रोबेबिलिटी जीरो होगी कि ये इकट्ठे अकर नहीं हो सकते इस केस में, तो जी, ये इसमें जीरो यानी होगी आपके पास। ओवरलैपिंग नहीं होगी इनकी आपस में। बिल्कुल ठीक है। अब इसी में अगर हम और का केस देख लें तो वो भी एक्सप्लेन कर दें। इसके अंदर अब और का केस देख लेते हैं कि जैसे हम कहते हैं कि अगर हम कोई नंबर पिक करें तो वो इवन भी हो और 3 का मल्टीपल भी हो। तो इसके अंदर अब जैसे हमारे पास और आप इसी यानी को भी हम शायद क्या। ग्रेटर देन 5 कर लें, कोई वो उस तरह हो जाएगा। जी,
तो इसके अंदर लेकिन हम कह रहे हैं कि और की प्रोबेबिलिटी में हम एक और चीज बताना चाह रहे हैं कि उसके अंदर यानी दोनों चीजों में वो चीज कवर हो रही है। फॉर एग्जांपल इस सेट को थोड़ा सा मैं चेंज करता हूँ, जैसे है 2, 3, 6, 7, 9। अब मैं कह रहा हूँ कि या वो ऑड हो, सॉरी मैं मोबाइल से हूँ तो थोड़ा बड़ा लिखा जा रहा होगा, नो और इश्यूज। या फिर वो greater than 5 हो। इसके अंदर अब मैंने और लगा दिया। तो अब बेसिकली और की प्रोबेबिलिटी में हम क्या करें, जब मैं ऑड काउंट करूंगा तो मैं काउंट करूंगा, अच्छा ये है 3 है, 7 है, 9 है, मैंने मतलब 3 डिजिट्स काउंट कर लिए। लेकिन अब मैं जब ऑड एंड greater than 5 काउंट कर रहा हूँ तो मैंने 7 एंड 9, यानी मैंने इसको 7 एंड 9 को 2 बार काउंट कर लिया। तो बेसिकली फिर मैं क्या करूंगा कि इनकी जो ओवरलैपिंग है जो 7 और 9 है उसको मैं एक बार काउंट करूंगा और दूसरी बार माइनस कर दूंगा उसको, ताकि वो एक ही बार ओवरऑल काउंट हो। या इसमें किसी को कोई इशू हो तो वो पूछ सकते हैं। इसमें बेसिकली ना फार्मूला हमें पता होना चाहिए, जो फार्मूला यूज होता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी, जैसे सर कासिम लिख रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए और बी जो होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और जो हमारे पास इंडिपेंडेंट इवेंट्स होते हैं उनके अंदर जो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होती है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी, ये टाइप नहीं हो रहा। अच्छा अच्छा, जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी होती है वो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मल्टीप्लाई बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये सिर्फ इंडिपेंडेंट इवेंट्स में होती है, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो ये सिचुएशन नहीं होगी फिर। यानी ये प्रोबेबिलिटी ए और बी का फॉर्मूला ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी। और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी जो होती है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको मैं अब एक एग्जांपल से आपको समझा देता हूँ, थोड़ा मजीद क्लियर कर देता हूँ। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक सेट है जिसके अंदर हमारे पास वैल्यूज हैं 2, 3, 5, 7, 9। ये हमारे पास एक सेट है। तो हम कहते हैं कि अ, इसके अंदर जो इवेंट प्रोबेबिलिटी है कि वो या तो ऑड नंबर हो या फिर प्राइम नंबर हो। तो जब हम इसको ऑड की लिहाज से देखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड, तो हम इसको काउंट कर रहे होंगे कि ये 3 भी ऑड है, 5 भी ऑड है, 7 भी, तो हम 4 इसकी काउंट कर लेंगे, 4 आउट ऑफ 1, 2, 3, 4, 5, 4 आउट ऑफ 5। और जब हम प्रोबेबिलिटी ऑफ प्राइम नंबर इसको देख रहे हैं तो हम देखेंगे अच्छा 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, तो फिर हम वो भी कर लेंगे 4/5। लेकिन अब इसके अंदर हमने कुछ डिजिट्स हैं जो 2 बार काउंट कर लिए हैं, जैसे जो प्राइम भी थे और ऑड भी थे, तो उसको हम एक मतलब जब हम इसकी और की प्रोबेबिलिटी फाइंड करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑड एंड प्राइम हम इसमें से माइनस कर देंगे। जैसे 3 है, 5 है, 7 है, वो हमारे पास ऑड भी हैं और प्राइम भी हैं, तो उसको फिर हम जो ओवरऑल प्रोबेबिलिटी है उसमें से माइनस कर देंगे। अगर वो हम माइनस नहीं करते तो ये एंड की प्रोबेबिलिटी निकलेगी। सर अगर हम माइनस नहीं करेंगे ना तो वो क्या होगा कि टोटल प्रोबेबिलिटी की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, तो हम जब उसको कैलकुलेट करेंगे वो 1 से सरपास हो जाएगी, यानी हम कहेंगे ये क्या हो गया, ये तो टोटल ओवरऑल पॉसिबिलिटी 1 है लेकिन ये 1 से भी ज्यादा आ रही है। तो वो इसलिए हो रही होगी कि हम एक ही चीज को 2 2 बार काउंट कर रहे हैं, जैसे जो 2 है, 5 है, ओवरलैपिंग है वो ऐड की हमने। जी जी। तो इसलिए हम ओवरलैपिंग को माइनस कर देंगे, यानी जो हमारा रिजल्टेंट आंसर है वो हमेशा 1 से कम होना चाहिए। सही, किसी का कोई क्वेश्चन हो या कोई ऐड करना चाहे तो ऐड कर सकता है।
अच्छा, मुझे ये बताएं, ये जो फार्मूलाज हैं, ये जीआरई के सिलेबस में है मेंशन? यस सर। ओके, अच्छा, मैं थोड़ा यस सा सर, ये मेंशन है। जैसे हमारे पास जीआरई में क्वेश्चंस हैं कि हमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी दी हुई है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दी हुई है, और हमने काउंट करना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या होगी। तो वो हम फार्मूला में पुट करेंगे सारी वैल्यूज, और उस तरह से कैलकुलेट करेंगे। जी, नहीं, एक्चुअली ना उसमें ये है कि जीआरई में क्वेश्चंस जो है ना, वो आप सिंपल वे से भी वो हो जाते हैं। वो मैं मैं क्यों वो बुक रेफर कर रहा हूँ कि मैथ्स में जो कंसेप्ट होते हैं ना, और फिर स्पेसिफिकली तो जीआरई जब अप्लाई हो रहे होते हैं, तो जीआरई में जब उसको उनको अप्लाई करता है, वो उसको इतना डेप्थ में नहीं लेके जाता। उसका दूसरा वे भी होता है, जो कि ना एक नॉर्मल बंदा भी समझ जाता है उसमें। फार्मूला से भी होता है, दैट्स फार बेटर, लेकिन कोशिश ये होती है कि मैथ्स में जब हम पढ़ाते हैं तो जूनियर लेवल के ऊपर हम कोशिश करते हैं फार्मूलाज को यूज ना किया जाए, अवॉइड करते हैं उसको। तो वो ना जीआरई में मैंने खुद वहाँ पढ़ा था, अब जब मैं कर रहा था, वो उसने स्पेशली कुछ उसने टिप्स एंड ट्रिक बताई होती हैं कि ये यूं भी हो जाता है, यूं भी होता है। तो आई वाज वेरी अमेज्ड कि वो टिप्स थी, वो काफी वर्केबल थी। तो वो उसके अंदर है, बट एनीवे, वो मैं भी इसमें ऐड कर दूं तो थोड़ा सा और इंटरेक्टिव हो जाए। आपने बहुत अच्छा एक्सप्लेन किया। तो मैं देखिए ना, एक ये बनाता हूँ, एक ना ये डायग्राम बनाता हूँ। ये हमजा बेग ने जो बताया कि रिपीट होता है, तो एक थोड़ा सा मैं अपने इस स्टाइल से बताता हूँ, ताकि जो नॉन मैथमेटिशियंस है ना, उनको भी जरा थोड़ा सा वो और उनकी और प्रैक्टिस हो जाए। आप देखिए, यहाँ हमारे पास है, ये सेट है, दो सेट है। तो दो दो सेट का मतलब है कि दो कोई चीजें हैं, उनके अंदर कुछ कुछ चीजें उसके अंदर पड़ी हैं, इसको हम सेट ए कह देते हैं और इसको बी कह देते हैं। अच्छा, इसके पास कुछ आइटम्स हैं, उसका नंबर, इसके पास कुछ नंबर है, एक नंबर 1 है, 2 है, इसके पास 3 है। तो ये हो गया। अच्छा, कलर्स कैसे, ये कलर्स है, ठीक है। और जो सेट बी है, उसके पास भी कुछ नंबर हैं। तो चलें, उसके पास 7 है, और 8 है, और उसके पास भी 3 है। ये हमारे पास ना नंबर्स हो गए आज, ठीक है। तो अब आप देखते हैं यहां पर हैं कि दोनों के पास टोटल कितने नंबर हैं। टोटल कर लेते हैं, ठीक है। तो मुझे बताएं, सेट ए के पास कितने नंबर हैं? कोई बताएगा? सेट ए के पास कितने नंबर हैं? मैं कलर भी चेंज कर देता हूं, इसको ब्लू कर देता हूं। आप में से कौन बताएगा कि सेट ए में कितने नंबर हैं? 3। सेट ए में इसका इसका कलर चेंज करता हूं। ये ब्लू वाला सेट है, और दूसरा वाला ब्लैक वाला है। जी, किसी ने कितना बताया था? दोबारा बताएं, मुझे मुझे आवाज नहीं आ रही है। सर आई थिंक थ्री। 3 है, 1 2 एंड 3। नहीं जी, सेट ए जो है, उसमें 3 नंबर हैं। एक ये है, 2 और 3, ये इसके अंदर है। तो चले, मैं यहाँ इसको यूँ लिखता हूँ, 1 2 एंड 3, यूँ लिख देता हूँ। अच्छा, सेट बी में कितने नंबर हैं? कोई बताएगा सेट बी में कितने नंबर हैं? सर हमजा, आपने नहीं बताना। सेट कितने? बी में भी तीन ही है। सेट बी में भी 3 है। मैं जरा टिक लगा के करता हूँ, टिक लगाता हूँ उस पर। तो इसका कलर चेंज करता हूँ। सेट बी में भी 3 है, 1 2 3, और ये मैं लिख लेता हूँ, 3 7 और 8। ये नंबर हैं जी सेट ए में और सेट बी। ऊपर मैं लिखता हूँ, ये ए के अंदर ये वाले हैं, बी में ये हैं। अब ना मुझे पता चल गया कि सेट ए में ये वाले हैं, सेट बी में ये, अलग अलग कर दिया मैंने। जरा बिल्कुल जरा, ताकि मुझे सही तरह समझ में आ जाए, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रही थी, तो मैंने इनको अलग अलग किया। अच्छा, आप इन दोनों को सम करते हैं, ऐड कर देते हैं। तो इसमें 3 एलिमेंट हैं, इसमें भी 3 हैं। तो 3 × 3 कितने हो गए भाई? 6 हो गए ना? मैंने ठीक लिखा यस सर। है ना? 6 है ना यहाँ पर, है ना? तो आप देखें, एक्चुअल में टोटल कितने हैं? एक्चुअल में कितने टोटल हैं? अगर सबको अलग अलग देखा जाए, तो एक्चुअल में कितने हैं? एक ये है, सेकंड ये है, और देखें वहां एक ये है,
दूसरा ये है, तीसरा ये है, और फिर एक और 3 आ गया, 8 आ गया, और सॉरी चले 7 भी लेता हूँ। तो एक्चुअल में देखें, अगर सबको अकेला अकेला लें तो एक्चुअल में कितने हैं? ये 1 2, ये रिपीट हो गया ना, ये 2 दफा आया। तो इसको मैं एक ही काउंट करूंगा, 3। देखिए ना, अगर आपने आपने कुर्बानी की है और सबको आपने डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, तो आपने हर बंदे को एक ही हिस्सा देना ना, दो, एक को 2 नहीं देंगे ना। तो देखिए, इसको 2 दफा हमने ये चीज मिल गई है। तो एक्चुअल में टोटल जो अकेले अकेले हैं वो कितने हैं? 1 2 3 4, और ये वाला 5। तो टोटल जो नंबर है इसमें 5 डिफरेंट नंबर हैं। लेकिन अगर आप इनको देखें, हमारा आंसर कितना आया है? 6 आ गया। तो ये आप देख रहे हैं, इसमें एक्चुअल में जो अलग अलग हैं वो 5 हैं, लेकिन हमारा आंसर 6 आ गया है। तो आप देखें, हमारा जो आंसर एक्चुअल में 5 डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं, लेकिन हमारा टोटल जो निकला है वो 6 आया है। तो ये कितना ज्यादा है? 6 - 5, इसमें एक ज्यादा आ रहा है। तो एक ज्यादा क्यों आ रहा है? तो आप देखें, ये बीच में दोनों में ये जो कॉमन एरिया है, उस कॉमन में कितने नंबर रिपीट हो रहे हैं जी? कितने नंबर सेम है इसके अंदर कॉमन एरिया में? कोई बताएगा इसमें कॉमन में कितने नंबर्स हैं? सर 1 तो सर। वैसे तो नजर 2 आ रहे हैं, एक्चुअल में वो 1 ही है। एक तो ही देखिए, नंबर है। वो एक्चुअल में 1 है। तो जो कॉमन में आता है ना, वो देखिए, वो कॉमन में जो है ना, वो दोनों के अंदर आ रहा है, रिपीट हो रहा है ना। कॉमन वाला एलिमेंट सेट ए के अंदर भी है, सेट बी में भी है। तो आप देखिए, वो 2 दफा रिपीट हो रहा है। उसको सेट ए की तरफ से भी हिस्सा मिल रहा है, सेट बी की तरफ से भी, लेकिन हमने उसको एक हिस्सा देना है। तो वो आप देखेंगे, जो एक ज्यादा हो गया है, वो क्यों ज्यादा हो गया? ये एक नंबर इसके अंदर कॉमन आया है। तो जितने कॉमन आएंगे, वो वो आपको, वो समझेंगे, वो रिपीट ज्यादा हो रहे हैं, उनमें रेपिटेशन आ रही है। ये कुछ मैंने ट्राई मैंने किया, इसको थोड़ा सा आपको बताऊं कि जो कॉमन होते हैं उनको 2 दफा हिस्सा मिलता है। तो इसलिए कॉमन वाले को आपने, जब भी आप दोनों को जमा करें, ऐड कर दें, इन दोनों को ऐड कर दें अलग अलग, आपको आंसर हमेशा ज्यादा आएगा जो एक्चुअल में सारे अकेले अकेले हैं। तो उसमें से फिर आप वो माइनस कर दें जो कॉमन होता है, क्योंकि जो कॉमन वाला होता है वो रिपीट हो रहा होता है। तो ये आपने बात याद रखनी है कि कॉमन वाले को, अगर उसमें कुछ कॉमन है, तो उसको हम फिर माइनस भी करते हैं। तो ये फिर हम क्वेश्चन भी देखेंगे कि इसको इंप्लीमेंट कैसे करता है। जी सर, राशन, ओवर टू जी यू। सर। थैंक यू सर, आपने एक्सप्लेन किया। अच्छा, सेट्स के बारे में वैसे भी जो CS बैकग्राउंड से उनको भी पता है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में भी कि सेट में हमेशा यूनिक वैल्यूज ही होती हैं। तो वो और यही वो यही केस है कि उसमें जितनी भी सेम वैल्यूज होती हैं उनको वो जस्ट एक दफ़ा ही ट्रीट किया जाता है, उसमें हम वैल्यू रिपीट नहीं कर सकते। ओके, अब एक दो क्वेश्चन देख लेते हैं जो GRE की बुक में है, तो फिर हमारा अच्छा सर, टाइम भी। आपके पास व्हाइट जी बोर्ड जी के ऊपर ना एक वो आई का बटन बना हुआ है, ऊपर राइट साइड में। आप इस पे क्लिक जी। करें तो वो सबका व्हाइट बोर्ड आपके ऊपर फोकस हो जाएगा। तो आप लिखेंगे तो हमें पता होगा कि आप कहाँ लिखेंगे। हाँ, ओके वरना सर। यहाँ अभी पर ना पूरे सेशन में ट्रेस ही करना पड़ रहा है कि कौन कहाँ पे लिखे। ठीक है सर, थैंक यू। ओके, मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ पहले। 2-3 क्वेश्चन देख लेते हैं जो हमारी क्वांटिटेटिव रीजनिंग वाली बुक है उसमें है। ये क्वेश्चन 5 है, इसको पढ़ें, अगर कोई एक्सप्लेन करना चाहे तो एक्सप्लेन कर सकता है। कोई भी रीड आउट कर ले और एक्सप्लेन कर दे कि इसमें क्या दिया हुआ है। मैं रीड कर देता हूँ। अच्छा, जी सर। in a pro in a probability experiment, G and H are independent events. The probability that G will occur is R, and the probability that H will occur is S.
where both S and R are greater than 0। तो इसमें हमारे पास दो बताया गया कि प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट में जी एंड एच इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, जो कि जी ओकर होगी आर है, और जो एच ओकर होगी वो एस है, और ये दोनों ग्रेटर देन 0 है। और जिसमें हमें दो क्वांटिटीज दी गई हैं, तो द प्रोबेबिलिटी दैट either G will occur or H will occur but not both। तो इसने ये बताया कि या तो G होगा या H होगा, दोनों नहीं हो सकते। ऐसे ही है सर। जी सर, बिल्कुल, थैंक यू। सर हमजा, अगर आपको एक्सप्लेन कर रहे हैं। अच्छा, इसके अंदर जो हमारे पास, जैसे मैंने पहले बताया था, ये इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं, लेकिन ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं है, तो इनके अंदर ओवरलैपिंग फिर भी है। कि जैसे जो जी अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास है आर, और जो एच अकर होने की प्रोबेबिलिटी है वो हमारे पास एस है। लेकिन उनके अंदर एक ओवरलैपिंग सिचुएशन भी है विच इज आर एस, यानी जो इनकी प्रोबेबिलिटी एंड प्रोबेबिलिटी है, जो मैंने पहले बताया था कि जो अगर इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो उनकी एंड की प्रोबेबिलिटी है जो उनको, उनकी जो इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटीज है उनको मल्टीप्लाई करने से आ जाएगी। तो अभी हम जो इस क्वेश्चन के अंदर फाइंड करना चाह रहे हैं बेसिकली, वो ये है कि प्रोबेबिलिटी दैट इधर जी विल अकर, यानी ये जो इस तरफ वाला पोर्शन है, या ये होगा या एच विल अकर। तो अगर हमने इस पूरे सर्कल, जो पूरा रेड सर्कल है, उसमें से अगर सिर्फ जो लेफ्ट साइड वाला पोर्शन है उसको काउंट करना होगा, तो हम इसको काउंट करेंगे आर माइनस आर एस। इसी तरह जो हमारे पास राइट वाला सर्कल है उसके अंदर भी हमने सिर्फ ओनली एच विल अकर, तो हमने सिर्फ जो राइट वाला पोर्शन है उसको काउंट करना है, तो ये हो जाएगा हमारे पास एस माइनस आर एस। और इन दोनों प्रोबेबिलिटीज को हम जब ऐड कर देंगे, क्योंकि हमने क्या कहा है कि इधर एच विल अकर जो कि ये है, और इधर सॉरी जी है ये ऊपर वाला, और नीचे वाला एच है। तो हमने ये क्या किया, इधर जी भी लकर और एच भी लकर, तो ये और है तो ये दोनों चीजें ऐड हो जाएंगी, तो ये हो जाएगा आर प्लस एस, और ये माइनस आर एस दोनों ऐड होंगे तो -2 RS बन जाएगा। तो हमारे पास क्वांटिटी ए बन जाएगी आर प्लस एस -2 RS, और क्वांटिटी बी हमारे पास है आर प्लस एस माइनस आर एस। तो क्वांटिटी बी हमारे पास ग्रेटर हो जाएगी क्योंकि उसमें से आर एस माइनस हो रहा है, जबकि क्वांटिटी ए में से 2 RS माइनस हो रहा है। अगर यहाँ पर हमारे पास उन्होंने क्वेश्चन में, जस्ट फॉर क्लैरिफिकेशन, अगर उन्होंने बताया होता कि ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स हैं फॉर एग्जांपल, तो फिर ये ओवरलैप ना हो रहे होते, तो फिर आर प्लस एस हमारे पास सिंपल यही वैल्यू आ जाती, आर एस की कोई वैल्यू ना होती। लेकिन उन्होंने म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं बताया, इंडिपेंडेंट बताया है। तो यही मैं बताना चाह रहा था कि इंडिपेंडेंट वाला कॉन्सेप्ट और म्यूचुअली एक्सक्लूसिव वाला कॉन्सेप्ट दोनों डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। इंडिपेंडेंट में यह है कि एक के अकर होने की जो प्रोबेबिलिटी है वो दूसरे को इफेक्ट नहीं कर रही, और म्यूचुअल एक्सक्लूसिव में यह है कि अगर एक अकर हो रहा है तो वो दूसरा अकर हो ही नहीं सकता उसके साथ। ठीक सर, और इसमें इसमें अब R+S-2 RS आया है क्वांटिटी ए, जो क्वांटिटी बी से स्मॉलर है सही है सर? यस सर, क्वांटिटी बी इसमें ग्रेटर हो जाएगी। क्योंकि R+S और R+S अगर आप इग्नोर भी कर दें तो -RS और -2 RS को अगर आप कंपेयर करते हैं तो -2 RS, क्योंकि नेगेटिव वैल्यू में जितना ग्रेटर होता जाएगा वो छोटी होती जाती है वैल्यू, तो -2 RS छोटी है -RS से, तो क्वांटिटी बी इज ग्रेटर, ऑप्शन बी इसमें होता है। ओके, हमारा टाइम भी खत्म हो गया। कल से हम कुछ क्वेश्चन और इसके डिस्कस कर लेंगे, और उसमें फिर जो जो कॉन्सेप्ट आएगा उसको फिर हम साथ साथ क्लियर करते जाएंगे। जी सर, थैंक यू सर आपकी इंशाल्लाह। पार्टिसिपेशन का, सर हमजा, सर जुल्फ़कार, सर माजिद और सर सकलैन जिन्होंने पार्टिसिपेट किया। कल इंशाल्लाह हम फिर यहीं से क्वेश्चंस को स्टार्ट कर लेंगे।
जी इंशाल्लाह सर। ठीक है फिर मैं मीटिंग एंड कर देता हूँ। अल्लाह हाफिज। ओके सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज।